भीख मांगना मजबूरी है या धंधा है? भीख मांगना मजबूरी भी हो सकता है और एक धंधा भी हो सकता है। अगली बार जब भी आप किसी भिखारी को भीख मांगते देखें या जब भी किसी को आप भीख दे तो ये एक बार जरूर देख लें कि क्या इसकी मजबूरी है या इसका धंधा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के डेट में जो ये बेगर गैंग हैं, ये एक इतनी तेजी से अपने हाथ पांव पसार रहे हैं देश के अंदर हर जगह पे, जिसका कोई हद हिसाब नहीं। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक ऐसे ही गैंग बच्चों को 300 रुपये पर डे के रेंट पे लेते थे और उन बच्चों का उम्र भी देखिए तो 8 महीने के बच्चे का उम्र होता था और उन बच्चों को स्लीपिंग पिल्स दी जाती थी ताकि वो बच्चे दिन भर आराम से रहे, सोए रहें, कोई हल्ला हरकत नहीं करें और पूरे दिन शांत रहे। इसलिए उन बच्चों को, सिर्फ 8 महीने के बच्चों को सोचिए कि स्लीपिंग पिल्स दी जाती थी और वो ऐसे ही घर के बच्चों को रेंट पे लेते थे जिनके कि माँ बाप मजबूर है, गरीब हैं, उनके बच्चों को 300-400 रुपये के डेली के रेंट पे लेते थे और अपना काम हो गया, फिर शाम को उनका बच्चा उनको वापस कर देते थे। चेन्नई में भी एक ऐसे ही गैंग पकड़ा गया जहां पर महिलाओं को हिंदू के लिबास में, हिंदू के कपड़े पहना करके उनको मंदिर के बाहर बैठाया जाता था कि आप मंदिर के बाहर बैठ करके भीख मांगी। दूसरा में अब एक उन्हीं महिलाओं को फिर ऐसे मुस्लिम लिबास का कपड़ा पहना करके फिर उनको वहाँ पर मस्जिद के बाहर बैठाया जाता था कि आप वहाँ पर जा करके भीख मांगिए। ये एक यूँ समझिए कि एक हाई क्रिमिनल नेटवर्क है। ये भीख मांगना, भीख मंगवाना, ये एक हाई क्रिमिनल नेटवर्क है जिसे हम बेगर माफिया भी कहते हैं। देश में लगभग, एक सर्वे के अनुसार देश में लगभग 4 लाख से ज़्यादा भीख मांगने वालों की तादाद है। 4 लाख से ज़्यादा भीख मांगने, जिनमें से जो 21% जो भीख मांगने वाले हैं वो 12वीं पास है ना। एक गजब का चौंकाने वाला आंकड़ा। जो 21% जो भीख मांगने वाले हैं वो 12वीं पास है। सर्च में ये भी पाया गया कि 3000 से ज़्यादा भिखारी तो ऐसे हैं जिनके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा है। 3000 से ज़्यादा बेगर्स ऐसे भी हैं जिनके पास की कोई डिग्री है या डिप्लोमा है। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि भीख मांगना एक मजबूरी है या धंधा है। बात है 2022 की। एक सुरेश नाम का लड़का जो बिहार से रोजगार की तलाश में निकलता है, वो यहाँ से यूपी के कानपुर में जाता है, यशोदा नगर के स्लम क्लस्टर में जाकर के वो रुकता है, वहाँ पर रहता है और वहाँ पर वो अपने रोजगार की तलाश करता है। एक दिन उसकी मुलाकात किससे होती है तो वहाँ पर एक विजय नाम के व्यक्ति से उस सुरेश की मुलाकात होती है, जो उस लड़के को काम दिलाने का बात करता है और कहता है कि भाई मैं तुमको काम दिलाऊंगा। और काम दिलाने का लालच दे करके वो सुरेश को अगली दिन सुबह वहीं के एक कानपुर के झकरगट्टी ब्रिज के नीचे बुलाता है। कहता है कि भाई सुबह तुम झकरगट्टी ब्रिज के नीचे आ जाओ, मैं वहीं पर तुमको मिलूंगा। सुबह सुरेश तैयार होता है फटाफट कि भाई काम मिल गया है और काम के खुशी में वह तब वहाँ पर जाता है झकरगट्टी ब्रिज के नीचे मिलने के लिए। और जैसे ही वहाँ पर सुरेश पहुँचता है कि पीछे से कोई आदमी आता है और उसके सर पे कोई काला कपड़ा डाल करके उसे किडनैप कर लेता है और वहाँ से सुरेश को कहीं गुप्त स्थान पर ले जाता है जहाँ पर उसको टॉर्चर किया जाता है। सुरेश को वहाँ पर उसे इंजेक्शन लगाया जाता है जिसके बाद सुरेश बेहोश हो जाता है और बेहोश करने के बाद क्रूरता की उसके साथ हद पार कर दी जाती है। सुरेश की आंखों में एक ऐसा केमिकल डाला जाता है जिससे कि वो अंधा हो जाता है। उसके बाद क्रूरता वहीं पे नहीं रुकती है। सुरेश को अंधा बनाने के बाद में फिर उसके सारे हाथ के जो जितने भी उंगलियां होती, सारी उंगलियां काट दी जाती हैं। शरीर पे जगह जगह पे निशान बनाया जाता है। उसे कितने दिनों तक, बहुत दिनों तक भूखा रखा जाता है ताकि उसको कमज़ोर किया जा सके, उसका शरीर कमज़ोर किया जा सके ताकि वो भीख मंगे की तरह दिखे। और इतना सब कुछ करने के बाद में
फिर उसे एक दिल्ली के जो बेगर गैंग है, जो भिखमंगों का जो गैंग होता है, उनको उसके साथ जो सुरेश था उसका सौदा किया जाता है उसके साथ 70,000 रुपये में, और सुरेश को फिर दिल्ली के एक बेगर गैंग के साथ बेच दिया जाता है। उसके बाद में राज नाम का आदमी वहाँ से आता है और सुरेश को यहाँ से लेकर के दिल्ली पहुँचता है। दिल्ली पहुँचने के बाद सुरेश को फिर भीख मांगने वाले जो भी उनका समाज रहता है, जो भी भीख मांगने वाले वहाँ पर बेगर्स है, उनके साथ उनको सम्मिलित कर दिया जाता है और उससे भीख मांगने का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हुए अत्याचारों के कारण जो केमिकल था, जो भी उसके आँख में डाला गया था, या फिर जो भी उंगलियाँ का जो भी चीज़ हुआ था, उससे वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। और इसके बावजूद जो दिल्ली में जो भी बेगर गैंग जो चला रहे थे, वो जितने भी बेगर्स थे उनको तो दिन भर तो उनसे भीख मंगवाते थे और सिर्फ 24 घंटे में सिर्फ 2 रोटी खाने को देते थे, ताकि वो इससे दुबले पतले बने रहें और दुबले पतले होने के कारण कमज़ोर रहें और लोगों को इन पे दया आए और लोग इनको भीख दें। क्रूरता इस हिसाब तक है जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुरेश का हालत वहाँ पर दिन प्रतिदिन खराब होने लगा और ख़राब होते होते तबीयत उसकी ज़्यादा बिगड़ने लगी, वो भीख मांगने जाने में असमर्थ होने लगा। तो वहाँ पर जो गैंग जो दिल्ली में था, उसने जो यहाँ पर फिर कानपुर में जो गैंग से जो सौदा किया था विजय का, उसने कानपुर वाले गैंग पे दबाव बनाया कि भाई हमें तो सुरेश का रिप्लेसमेंट चाहिए, आप सुरेश को रिप्लेस करके दीजिए, ताकि ये यहाँ पर आकर के बीमार हो गया है, ये हमारा काम नहीं कर पा रहा है, आप हमसे पैसा ले लिए हैं, आप हमको रिप्लेस करके दीजिए। फिर यहाँ से कानपुर से विजय जो है दिल्ली जाता है, सुरेश को वहाँ से लेकर के और वापस कानपुर आता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत उसका इलाज करवाता है और फिर से सुरेश को उसी धंधे पे लगा दिया जाता है, भीख मांगने वाले धंधे पे। और भीख मांगने वाले धंधे पे लगने के बाद सुरेश का तबीयत, लेकिन इलाज थोड़ा बहुत हो पाता है, ताकि प्रॉपर इलाज कुछ कराया नहीं जाता है, जो रोज़मर्रा का दवा ऐसे देकर के उसका इलाज करा दिया जाता है सुरेश का। यहाँ पर भी उसका तबीयत धीरे धीरे और ज़्यादा खराब होने लगता है और तबीयत इतना ज़्यादा तक खराब हो जाता है कि सुरेश बिल्कुल ही चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाता है। और जब ये लोग देखते हैं कि नहीं अब ये हमारे किसी काम का नहीं रहा, आने वाले दिनों में ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसको उठा करके कानपुर में ही एक बाहर सुनसान जगह पर उसे फेंक करके लोग चले जाते हैं। वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, देखते हैं कि भाई ये कौन है फेंका हुआ आदमी। जब उससे जाते हैं, पूछते हैं और वहाँ पर से उठा करके फिर उसको वहाँ के सरकारी अस्पताल में उसको भर्ती कराया जाता है। लेकिन सुरेश जो था उसके हाथ की उंगलियाँ कट चुकी थी, देखने में असमर्थ था, कुछ देख नहीं पा रहा था। वो अपना जो है सो वहाँ पर सारा दर्द बयां करता है लोगों के साथ में। वो अपने घर का पता बताता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। फिर जैसे तैसे करके उसके जो बताए हुए पते पे लोग संपर्क करते हैं, फिर उसको जैसे तैसे वहाँ से फिर घर पहुँचाया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका पता हम लोगों को तब चल पाया जब वहाँ कहीं एक स्थानीय बिहार के, जहाँ के सुरेश रहने वाला, तो वहाँ के स्थानीय एमएलए ने इस केस को फाइल करवाया और फाइल करवा करके सभी लोगों से सार्वजनिक करने के लिए कहा। तो आप देख सकते हैं कि एक स्वस्थ और अच्छे व्यक्ति को भी किस तरह से ये जो बेगर गैंग वाले हैं ये अपना शिकार बनाते हैं, और उसको स्वस्थ आदमी को भी अपाहिज बना करके और अपने सिर्फ निजी फायदे के लिए किसी की जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ करते हैं। हर साल एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी पाया गया है कि हमारे देश में हर साल 60,000 बच्चे मिसिंग होते हैं। 60,000 बच्चे हमारे देश में हर साल मिसिंग होते हैं, जिनकी कि अभी तक भी हर साल ऐसा केस फाइल हो रहा है कि और हर साल 60,000 बच्चे हमारे देश से मिसिंग हो रहे हैं। इसी सब को देखते हुए, इन सब चीज़ों को सब करते हुए 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भीख मांगना, भीख देना दोनों को ही क्राइम के रूल एंड एक्ट में डाल दिया है।
हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि भीख मांगना और भीख देना दोनों ही एक तरह का क्राइम है। अगर कोई भीख मांगता है और अगर कोई भीख देता है तो ये दोनों ही क्राइम के एरिया में माना जाएगा और इस पर वही कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है।